चलिए आगे सुनते हैं डाकिया में क्या हुआ। पूरा घर खा लिया इस गजेंद्र की औरत ने, क्या हालचाल होगा हमारा। इतना कह के वो अंदर चला जाता है। इससे पहले रमेश कुछ बोल पाता, उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। मालती के ससुर की बातें पूरी रात रमेश सोचता रहा। उसे अंदाजा था कि उस घर में मालती पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन वो इसमें दखल देने की स्थिति में नहीं था। 3 हफ्ते बाद रमेश का मालती के गांव जाना हुआ। वो काम खत्म कर फिर मालती के घर की ओर चला गया। वहां कुछ खेलते बच्चों ने बोला, ये लोग घर छोड़ के चले गए हैं बीकानेर। रमेश इतना सुन के चुप हो गया। उसे लगा शायद यही ठीक है इन सब लोगों के लिए। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ गया तो उसे गांव के मंदिर के बाहर मालती दिखाई दी, झाड़ू मारती हुई। रमेश को समझ में नहीं आया कि जो वो देख रहा है उसका मतलब क्या है। उसने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई और मालती के पास गया। मालती का चेहरा उतरा हुआ था, जैसे उसकी सेहत ठीक नहीं है। मालती ने रमेश को फीकी सी मुस्कुराहट दी। बातों बातों में रमेश को मालूम पड़ा कि मुआवजे का पैसा लेके उसके ससुर और सास बीकानेर अपने बड़े भाई के घर चले गए हैं। उनका यह मानना था इस सब की वजह मालती थी और उसके भाग्य की वजह से उनके बेटे गजेंद्र की जान चली गई। मालती अपने माता पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी उसके भैया और भाभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसे लगा कि मंदिर में डेरा जमा ले जब तक कुछ समाधान नहीं होता। ये सब बातें सुन के रमेश बहुत परेशान हो गया। उसने मालती की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता था इस बात को वो कैसे रखे। रमेश ने मालती को कुछ पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मालती ने मना कर दिया। रमेश मालती को इस हालत में नहीं देख सकता था। वो उस रात बहुत सोचता रहा और सुबह सुबह उसने अपने छोटे भाई परम से बात की। उसने अपनी पूरी बात परम को बताई और फिर बोला वो मालती से ब्याह करना चाहता है। परम का कहना था उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या मालती इस बात के लिए तैयार होगी। अब इस बात को जानने के लिए वो सुबह सुबह मंदिर चला जाता है। मालती मंदिर की आरती में व्यस्त थी। रमेश को फिर वहां देखकर उसे लगा रमेश फिर से कोई मदद का प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन रमेश में अजीब सा उतावलापन था। वो मालती को अपनी तरफ आने के लिए इंतजार करता रहा। मालती के आते ही उसने मालती से बोला, मैं जानता हूं कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रही हो। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इज्जत की रोटी खाता हूं। सरकारी नौकरी है और पढ़ा लिखा हूं। मालती, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? ये सब सुन मालती चुप रह गई। वो बिना कुछ बोले मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गई। उसे पता था कि रमेश का उससे कोई लगाव है, लेकिन वो इसे सहानुभूति के रूप में देखती रही। मालती ने रमेश से एक दिन का समय मांगा। रमेश अपना मन पक्का कर चुका था, लेकिन ये एक बड़ा डिसीजन था मालती के लिए। वो रात भर सोचती रही और करवटें बदलती रही। रमेश सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया और फिर मालती ने रमेश के साथ शादी करने के लिए सहमति दे दी। वो दोनों मुस्कुराते हुए मंदिर के पुजारी से मिले। पुजारी को रमेश और मालती के रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो बोला मालती एक अलग जाति की है, हो सकता है गांव वालों को ये बात नहीं पसंद आए। और ये सच भी था। पुजारी के कहने पे जल्द ही पंचों ने रमेश और मालती को बुलाया। चूंकि वो जानते थे कि मालती की स्थिति ठीक नहीं है और वास्तविक तरीके से ये बात गलत नहीं थी अगर रमेश मालती का हाथ थामना चाहे, लेकिन कई लोग जाति को लेके विवाद बना सकते थे। पंचों ने रमेश को बोला कि अगर ये विवाह करना है तो उसे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। ये सुन मालती इस बात से सहमत नहीं थी। उसने रमेश को समझाने की कोशिश की। रमेश कुछ देर सोचने के बाद बोला, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये शादी तो होके रहेगी। रमेश और मालती गांव छोड़कर जोधपुर चले जाते हैं। वहीं पे बिहार रच के रमेश एक कोरियर कंपनी ज्वाइन कर लेता है और मालती अपनी पढ़ाई पूरी करने में बिजी हो जाती है। अब रमेश डाकिया नहीं रहा। पीछे मुड़ के देखने पे रमेश और मालती को यकीन नहीं आता कि कैसे कैसे परिस्थितियों के कारण उनका जीवन बदल गया, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती। उन्हें समझ के उन्हें सही दिशा दी जाती है। तो ये थी कहानी डाकिया। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही होगी। हमें सुनते रहें और हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें।